Hello everyone, welcome to 12th Commerce Economics lecture. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 4, supply analysis. Friends, as we have completed with demand analysis chapter and elasticity of demand, where we have learned regarding relationship between price and quantity demanded. In that particular chapter, our point of view was as per customer, but in here we will see whole chapter with the point of view of seller. So let us start from page number 37, chapter number 4 in your textbook. सप्लाई एनालिसिस. सप्लाई होता क्या है? सेलर जो भी स्टॉक रखता है सेलिंग पर्पस के लिए. कौन से पर्पस के लिए? सेलिंग के लिए. तो इसे सप्लाई कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सप्लाई. So let us take the introduction. The study of supply is an important as the study of demand. जितना study of demand important है, उतना ही important study of supply भी है. Supply is a fundamental economic concept. अच्छा, fundamental का मतलब क्या होता है? Fundamental का मतलब होता है basic. Fundamental का मतलब होता है basic, है ना? तो supply is a fundamental economic concept that describes the total amount of specific goods or services that is available to the seller. Seller के पास में total amount of goods और services कितना available है, उसे हम कहते हैं supply. जितना seller के पास available है, उतना वो market में sell कर सकता है. ठीक है? The total amount of goods or services available for sale at any specified price is known as supply. तो supply को एक मीनिंग के तौर पे यहाँ पर बताया गया है कि जितना भी गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है जिसे सेल करने के लिए रखा गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फार्मर है और उसका जो फार्म लैंड है वहां पर 1000 क्विंटल्स, है ना, 1000 क्विंटल का प्रोडक्शन हुआ है. से फॉर एग्जांपल वीट का. किसका? वीट का. ठीक है. अच्छा, ये जो 1000 क्विंटल है इसमें से वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए 200 क्विंटल्स रख रहा है. सेल्फ कंजम्पशन मतलब उसको भी पूरा साल भर चलाना है, तो अपने लिए 200 क्विंटल्स उसने साइड में करके रखा हुआ है. और रिमेनिंग जो 800 क्विंटल्स है वो क्या करेगा? मार्केट में सेल करने को वो तैयार है. तो ये जो 200 क्विंटल है जिसको हम सेल्फ कंजम्पशन बोल सकते हैं यहाँ पर, वो सप्लाई नहीं है. सप्लाई क्या है? विच इज ऑफर फॉर सेल एट अ स्पेसिफाइड प्राइस. ठीक है ना? ये पूरा का पूरा 1000 हम सप्लाई नहीं बोल सकते. सप्लाई किसमें आएगा? सिर्फ ओनली 800, जहां पर हमारा जो सेलर है रेडी है सेल करने के लिए. गेटिंग इट एवरीवन? तो यहाँ पर जब भी आप सप्लाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा अवेलेबल फॉर सेल. अवेलेबल फॉर सेल. कंसेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई. अब यहां पर आप इसी को डिफरेंशिएट कर सकते हो. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 1000 क्विंटल. अब प्रोडक्शन अलग होता है, सप्लाई अलग होता है, स्टॉक अलग होता है. सो टोटल आउटपुट क्या है? टोटल आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ. आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. टोटल output can be defined as the sum total of the quantity of the commodity produced at a given period of time in the economy. तो टोटल आउटपुट क्या है? टोटल प्रोडक्शन एक दिए गए समय पर जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसे हम बोलते हैं टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन. ठीक है. प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन, और प्रोडक्शन है तभी कंजम्पशन होगा, तभी लोग उपभोग करेंगे. बना ही नहीं है तो बिकेगा कैसे? तो पहले प्रोडक्शन होता है. प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन. इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स. तो आप करते हैं क्या प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन में आप एक प्रोसेस यूज करते हैं जिससे जो इनपुट है, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल,
उसको आप कन्वर्ट करते हो आउटपुट में। आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स। तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके आपने क्या बनाया, फाइनल गुड्स बनाया। से फॉर एग्जांपल आपके पास कॉटन था, रॉ मटेरियल के रूप में उसका थ्रेड बना, थ्रेड का क्लोथ बना और क्लोथ का शर्ट बना, है कि नहीं। तो एक प्रोसेस का इनपुट दूसरे प्रोसेस का आउटपुट बन जाता है। फॉर एग्जांपल थ्रेड मेकिंग इंडस्ट्री है जो थ्रेड बनाती है, धागे बनाती है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन। तो कॉटन लेगी और उसका आउटपुट प्रोडक्शन क्या होगा, थ्रेड, बराबर है। अब जो क्लोथ बनाती है, क्लोथ बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, थ्रेड। अब थ्रेड से क्या बन जाएगा, क्लोथ बन जाएगा, वो उसका आउटपुट है, फिनिश गुड्स है। अब जो शर्ट बनाने वाली कंपनी है वो क्या करेगी, वो ये क्लोथ लेगी और क्लोथ से क्या बनाएगी, शर्ट बनाएगी। तो क्लोथ उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल, और शर्ट उसके लिए क्या है, फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं टोटल आउटपुट क्या होता है। टोटल आउटपुट मींस टोटल प्रोडक्शन। नेक्स्ट, स्टॉक क्या है। अब हम यहां पर डिफरेंस भी देखेंगे कि स्टॉक क्या होता है और सप्लाई क्या होता है। स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विथ अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक क्या है, स्टॉक टोटल वो क्वांटिटी है जो अवेलेबल फॉर सेल है, मतलब बेचने के लिए तैयार है सेलर। इट इज द सोर्स ऑफ सप्लाई, यहीं से सप्लाई होता है। स्टॉक नहीं होगा तो सप्लाई भी नहीं होगा। इट इज पोटेंशियल सप्लाई, ये फ्यूचर में जाके सप्लाई बनने वाला है। आज ये स्टॉक है, कल क्या बन जाएगा, सप्लाई। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएं तो स्टॉक का काउंट या स्टॉक का अमाउंट, स्टॉक की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। सही बात है, स्टॉक होगा ही नहीं तो माल कैसे बेचोगे, सप्लाई होगा ही नहीं। नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज exceeds supply and it is fixed and inelastic। नॉर्मली बात कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक एक्सीड सप्लाई, स्टॉक हमेशा सप्लाई से ज्यादा होता है नॉर्मली। एंड इट इज फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक, और हम जो स्टॉक मेंटेन करते हैं वो कैसा मेंटेन करते हैं, फिक्स्ड, वो इनइलास्टिक होता है। कैसा होता है, इनइलास्टिक। इन द केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एज मिल्क, पेरिशेबल मतलब ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उसका लाइफ बहुत कम होता है, जैसे ब्रेड, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है ना, फिश एटसेट्रा। स्टॉक में भी इक्वल टू सप्लाई, हो सकता है कि जितना स्टॉक है उतना ही सप्लाई हो। क्यों, क्योंकि आपके पास जो पेरिशेबल आइटम है आपको जल्दी फिनिश करना पड़ता है। अगर आपने उसको जल्दी फिनिश नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपने फिश रखा है और अगर आपके पास उसको फ्रीज करने का या उसको रेफ्रिजरेट करने का कोई सोर्स नहीं है, तो फिश आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रखोगे, उसके बाद खराब हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पेरिशेबल आइटम रहता है लाइक मिल्क, वेजिटेबल, फिश, ये सब कैसे रहते हैं, यहाँ पर स्टॉक इक्वल होता है सप्लाई के, क्योंकि जो आप स्टॉक लाए हैं आप चाहते हैं कि सबका सब बिक जाए। ऑन द अदर हैंड, फॉर ड्यूरेबल गुड्स सच एज फर्नीचर, गारमेंट एटसेट्रा, स्टॉक कैन एक्सीड द सप्लाई। तो बाकी के जो गुड्स हैं वहां पर स्टॉक ज्यादा होगा, सप्लाई कम हो सकता है। बट पेरिशेबल गुड्स के चक्कर में क्या है, पेरिशेबल गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं, तो जितना माल बिकने वाला है उसी के हिसाब से हम परचेस करते हैं। दैट मीन्स स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई। गेटिंग इट एवरीवन। सप्लाई, सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म। जब भी बात आती है रिलेटिव टर्म की, इसका मतलब होता है ये किसी से रिलेटेड है। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। तो जब भी आप सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई के साथ आपको प्राइस भी बताना पड़ेगा, टाइम भी बताना पड़ेगा और क्वांटिटी भी बतानी पड़ेगी, तब जाकर के पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सपोज आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइक शुगर, शुगर
किसी मॉल में या सुपरमार्केट में 30 रुपीज पर किलोग्राम बिक रहा है, एवरेज प्राइस से 10 रुपए कम। एवरेज प्राइस जो है वो 40 रुपीज है और कहीं पर 30 रुपीज का पर किलोग्राम शुगर बिक रहा है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन पूरी है? नहीं, उसको बताना पड़ेगा शुगर पर किलोग्राम 30 रुपीज आज शाम को 9 बजे तक बिक रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा? पहले तो प्रोडक्ट क्या है वो आपने बताया, दूसरा आपने बताया क्वांटिटी है ना पर किलोग्राम, फिर आपने बताया प्राइस कितना 30, फिर आपने बताया टाइम, टाइम क्या है आज शाम को 9 बजे तक या 10 बजे तक। तो ये सारी चीजें अगर उसके अंदर है तब सप्लाई का इंफॉर्मेशन पूरा है, अदरवाइज सप्लाई का इंफॉर्मेशन पूरा नहीं होगा। हेंस सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म। The word supply implies the various quantities of commodities offered for sale. कमोडिटी की वेरियस क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी जो सेल के लिए ऑफर कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सप्लाई। अच्छा, कौन सेल कर रहा है? बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। देखिए यहाँ पर इसके मीनिंग में भी दो चीजें जरूर डाली गई हैं। एक तो क्या है? फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। तो सप्लाई किससे रिलेटेड है? सप्लाई दो फैक्टर से रिलेटेड है, एक टाइम, दूसरा प्राइस। सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई स्टैग्नेंट नहीं है, मतलब इट इज डायनामिक इन नेचर। सप्लाई बदलता रहता है। आपने जितना स्टॉक अपने पास रखा है बेचने के लिए, हो सकता है उसमें से कुछ स्टॉक चला गया, बिक गया, कुछ रह गया, तो हमेशा इसमें चेंज होता है। हेंस इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टैग्नेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। It refers to the amount of commodity that the firm produce and offer for sale in the market over a period of time। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर बताया। इसका मतलब क्या होता है? कमोडिटी दैट द फर्म प्रोड्यूस, जिसको एक फर्म प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ऑफर फॉर सेल, साथ ही साथ ऑफर फॉर सेल भी दिया है ताकि समय रहते ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट बिक जाए। से फॉर एग्जांपल अ डे, अ वीक, अ मंथ और अ ईयर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक एग्जांपल पिक्चर में दिया हुआ है वो फ्रूट सेलर का है, और फ्रूट सेलर क्या सेल कर रहा है? मैंगो। तो मैंगो का जो स्टॉक है वो कहाँ से आया? ट्री से, है ना। ट्री से हमने मैंगो लिया और अब जब उसको ऑफर किया सेल के लिए तो क्या बन गया? सप्लाई। क्या बन गया? सप्लाई। डेफिनेशन एज पर मिस्टर पॉल सैमुअलसन, supply refers to the relation between market prices and the amount of goods that producers are willing to supply। तो सप्लाई पॉल सैमुअलसन के मुताबिक क्या है? सप्लाई एक टर्म है जो कहां से आया? मार्केट प्राइस। कहां से आया? मार्केट प्राइस। इट्स अ रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस and the amount of goods that producers are willing to supply। तो उस मार्केट प्राइस पे कितने ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो सप्लाई करने के लिए रेडी हैं, तैयार बैठे हुए हैं। गेटिंग इट एवरीवन? So supply refers to the quantity of commodity that a seller is willing and able to offer for sale। सप्लाई क्या है? सप्लाई वो क्वांटिटी है कमोडिटी की जो एक सेलर रेडी है बेचने के लिए। अच्छा, कैसे रेडी है? एट अ गिवन प्राइस, मतलब जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे तैयार है बेचने के लिए, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको कैसे समझे? एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल अ फार्मर्स टोटल आउटपुट, एक जो फार्मर है उसका टोटल प्रोड्यूस कितना हुआ है राइस का? 4000 किलोग्राम। हाउ मच? 4000 किलोग्राम। इफ
द स्टॉक और दिस पर्टिकुलर राइस का जो प्राइस है वो है 40 रुपीज पर किलोग्राम। अगर स्टॉक का पर किलोग्राम का प्राइस 40 रुपीज है, ही ऑफर्स 1000 किलोग्राम फॉर सेल। तो बोला भाई 40 रुपए मिलेगा ना तो मैं 1000 को किलोग्राम ही सेल कर पाऊंगा, बाकी मैं रखने वाला हूं, अभी बाद में देखेंगे। तो भले उसके पास अभी 4000 है, तो 4000 तो उसका क्या है, टोटल आउटपुट है। क्या है, टोटल आउटपुट। बट वो कितना सेल करने के लिए रेडी है, ओनली 1000 किलोग्राम। तो सप्लाई हम किसको बोलेंगे, 1000 किलोग्राम को बोलेंगे। गेटिंग इट। तो जिस तरीके से हम लोग ने डिमांड में डिमांड शेड्यूल देखा, वैसे यहां पर हम सप्लाई का शेड्यूल देखेंगे। शेड्यूल का मतलब टेबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। A supply schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity supplied of a particular commodity। तो हमने देखा कि डिमांड और प्राइस, इसका रिलेशन इनवर्स था। कैसा था, इनवर्स। बट यहां पर हम सप्लाई का रिलेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। Individual supply schedule refers to a tabular representation showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various prices during a given period of time। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के ऊपर। आपको सिर्फ प्रोड्यूसर के दिमाग से सोचना है, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, अब आप देखेंगे कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, डायरेक्ट रिलेशन है। तो पहले देखो, पहले था प्राइस 10 रुपीज और धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20, 30, 40, 50। और सामने सप्लाई क्या हो रहा है, जब 10 रुपीज था तो आप 100 किलोग्राम परचेस करते थे, जब 20 रुपीज हुआ तो आपने 200 किलोग्राम सेल करना स्टार्ट किया। सॉरी, यहाँ पर सेल की बात हम कर रहे हैं। 10 रुपीज था तो 100 किलोग्राम रेडी थे सेल करने को, 20 रुपीज हुआ तो 200 किलोग्राम सेल करने के लिए रेडी हुए, 30 हुआ तो 300, 40 हुआ तो 400 और 50 हुआ तो 500। गेटिंग इट एवरीवन। बस यहां पर हमको क्या दिखता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। गेटिंग इट एवरीवन। यहां पर कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। किसका किसका, सप्लाई का और प्राइस ऑफ कमोडिटी का। So as per the schedule or table explains the functional relationship between price and quantity supplied of a commodity। Lower the price, lower the quantity of a commodity। अब ये ना आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, अगर आपको कम पैसा मिलेगा ना तो अब कम सप्लाई करने की सोचोगे और वेट करोगे सही समय का, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट का जब स्कैरसिटी मार्केट में होगा तब आपको बेटर प्राइस मिलेगा। तो हो सकता है करंट आपकी कुछ नीड होगी, उसके लिए आप कम प्राइस अगर आपको मिल रहा है तो आप उसमें बहुत ही कम सेल कर रहे हो। सो लोअर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी ऑफ commodity supplied and vice versa। At the lowest price of 10 rupees, supply is also lowest at 100 किलोग्राम। तो क्या बताएं, जो सबसे कम है, ठीक है ना, एट द लोवेस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 10, 10 रुपए का प्राइस मिल रहा है तो हम सप्लाई भी कितना कर रहे हैं, 100। लेकिन प्राइस बढ़ के 50 रुपीज हो गया तो हम सप्लाई कितना करने लगे, 500। एट द हाइएस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 50, क्वांटिटी सप्लाई इज द हाईएस्ट एट 500 किलोग्राम। तो जो हाईएस्ट प्राइस है उस पर आपको क्वांटिटी सप्लाइड भी कैसा दिखेगा, हाईएस्ट दिखेगा, कि सबसे ज्यादा हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है।
सो इन द केस ऑफ डिमांड, जब हमने डिमांड का शेड्यूल बनाया और डिमांड का कर्व बनाया, तो आपने देखा हमारा जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था। यस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो शो करता था इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बट यहां पर आप देखिए हमारा कर्व कैसा है, अपवर्ड। तो अपवर्ड का मतलब क्या होता है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। हम अब सेलर हैं, तो यहां पर हमने y एक्सेस पे प्राइस को डिनोट किया हुआ है 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज और 50 रुपीज। और इसी तरीके से क्वांटिटी सप्लाइड जो है, हम कितना बेचने के लिए रेडी हैं, 100, 200, 300, 400 एंड 500 किलोग्राम। अभी 10 रुपए पे मैं तैयार हूं 100 किलो सेल करने के लिए, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। वैसे 20 रुपीज पे 200 किलोग्राम, 30 रुपीज पे आई एम रेडी टू सेल 300 किलोग्राम, 40 रुपीज पे आई एम रेडी टू सेल 400 किलोग्राम और 50 रुपीज पे आई एम रेडी टू सेल 500 किलोग्राम। ठीक है, इस तरीके से ये जो पॉइंट हमने प्लॉट किए, इसको हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने पर हमको क्या मिल जाता है, कनेक्ट करने पर हमें मिल जाता है सप्लाई कर्व, जिसको हम एस और एस इससे डिनोट करते हैं। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये जो सप्लाई कर्व है ये अपवर्ड जा रहा है। कैसे जा रहा है, अपवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, showing direct relationship between price and quantity supplied. So in this figure, quantity supplied is shown on x-axis and price on the y-axis. Supply curve SS slopes upward from left to right, indicating a direct relationship between price and quantity supplied. Exactly वही wordings use की गई है जो हमने बात। और इसी तरीके से मार्केट सप्लाई शेड्यूल भी काम करेगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम टेबल बना देते हैं मार्केट सप्लाई का। अब इसमें क्या होता है, आपने सेलर ले लिया, सेलर 1, सेलर 2, सेलर 3 या ABC। अब प्राइस जैसे जैसे चेंज हो रहा है उस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में सेल करने के लिए रेडी है। हम क्या लेंगे, सबका टोटल। तो 10 रुपीज पे सेलर ए रेडी है 100 किलोग्राम सेल करने के लिए, सेलर बी बोलता है मैं 200 किलोग्राम सेल करूंगा, और सेलर सी बोलता है मैं 300 सेल करने के लिए तैयार हूं एट प्राइस 10 रुपीज। तो ऐसे टोटल कितना है, 600 क्वांटिटीज या 600 किलोग्राम का क्वांटिटी रेडी है सेल करने के लिए। सिमिलरली 20 रुपीज पे 900, 30 रुपीज पे 1200, 40 रुपीज पे 1500 और 50 रुपीज पे 1800। अब ये जो डेटा हमको मिला है, इस डेटा को लेकर के और प्राइस के डेटा को लेकर के हमें क्या बनाना है, ग्राफ। ठीक है, तो देखिए हमने ग्राफ के लिए यहां पर जो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड का रेंज था वो हमने यहाँ पर फिक्स किया, 300, 600, 900, 1200, 1500 और 1800। और सिमिलरली यहाँ पर हम मार्क करते चलेंगे। सबसे पहले देखिए पहला अमाउंट आया, पहला क्वांटिटी आया 600 का एट प्राइस 10। तो यहाँ पर 600 यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस वन इज प्राइस 10। उसी तरीके से 900 एट प्राइस 20, 1200 एट प्राइस 30, 1500, 40 और 1800, 50। तो इस तरीके से इसमें भी हमको अपवर्ड मूविंग सप्लाई कर्व दिखाई देता है। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड फिनिश किया उसी तरीके से अब देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। लेट अस टेक द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। द लॉ ऑफ सप्लाई
is also a fundamental principle of economic theories like law of demand. तो ये भी बहुत बेसिक इकोनॉमिक थियरी का एक पार्ट है. It was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics. तो सेम थिंग डिमांड के समय में भी हमने लिखा था, क्योंकि डिमांड का भी एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, which was published in 1890. The law explains the functional relationship between price and quantity supplied. तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है वो इस लॉ में बताया गया है. लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें क्या रह जाएं? कांस्टेंट रह जाए. हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड. अगर आपका कमोडिटी का प्राइस ज्यादा रहेगा, हम भी आपको ज्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी रहेंगे, है ना. तो आप प्राइस बढ़ाओ, हम सप्लाई बढ़ाएंगे. So higher the price of a commodity, more is the quantity supplied, and lower the price of a commodity, less is the quantity supplied. तो अगर प्राइस ज्यादा है तो सेलर हमेशा ज्यादा बेचने के लिए रेडी रहता है, और प्राइस अगर कम है तो सेलर उस समय कम बेच करके ही अपना काम चलाता है. इन द सिंपल वर्ड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, a rise in price result in a rise in the quantity supplied. प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई बढ़ेगा, है ना. सेलर और सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा. Thus there is a direct relationship between price and quantity supplied. तो दोनों के बीच में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन. और डायरेक्ट रिलेशन कौन से कर्व को लिख करके लिखा गया है? तो यहाँ पर फंक्शंस लिखे देखो, एस एक्स. इसका मतलब यहां पर फंक्शन ऑफ पी एक्स ऐसा दिया हुआ है. एस का फुल फॉर्म है सप्लाई, एक्स का फुल फॉर्म है कमोडिटी, एंड एफ का फुल फॉर्म है फंक्शन, पी का फुल फॉर्म है प्राइस ऑफ कमोडिटी. ठीक है. So next point is assumption of the law. डेफिनेशन और मीनिंग के बाद हम ऐसे फैक्टर्स पे आ जाते हैं कि जिन्हें फॉलो नहीं करें, जिन्हें एज्यूम नहीं करें तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा. तो ऐसा है पहला पॉइंट, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट इज कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मतलब जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी गुड्स हम बना रहे हैं, उसका कॉस्ट क्या है? सेम है. मतलब उसको बनाने का जो खर्च आ रहा है वो हमारे लिए क्या है? सेम है. क्योंकि अगर वो खर्च में चेंज हो जाएगा तो आपके सप्लाई में भी फर्क पड़ेगा. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक छोटा सा ढाबा है जहां पर आप क्या सेल कर रहे हो? आप सेल कर रहे हो कांदा भजी. ठीक है ना. कांदा भजी जो नॉर्मली लोग खाते हैं, और से फॉर एग्जांपल उसका जो मार्केट प्राइस है, या मैं एमआरपी बोलूं, इट इज 15 रुपीज. ठीक है ना. हाउ मच? 15 रुपीज. अच्छा, अब हमारा लॉ बोलता है कि अगर ये प्राइस इंक्रीज हो गया, क्या हो गया? प्राइस इंक्रीज हो गया, तो सेलर ज्यादा सेल करने के लिए रेडी होगा. तो प्राइस चलो मार्केट में इंक्रीज हो गया 18 रुपीज तक. ठीक है ना. क्या होना चाहिए? लॉ के हिसाब से सेलर और ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए. बट एक्चुअली क्या था? इसका जो पहले कॉस्ट था वो कॉस्ट था 10 रुपीज का. मतलब कांदा भजी जो हम बनाते थे उसको बनाने का कॉस्ट था 10 रुपीज, और हम सेल करते थे 15 रुपीज पे. अब क्या हो गया? मार्केट में ना जो अनियन है उसका स्कैरसिटी आ गया, और अब इसको बनाने का कॉस्ट ही कितना लगता है? 15 रुपीज न्यू कॉस्ट, और हमें मिल कितना रहा है? 18.
15 में बना के 18 में सेल करना। क्या आपको लगता है सेलर ज्यादा क्वांटिटी सेल करेगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर उसको प्रॉफिट होता था 5 रुपीज और यहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा है ओनली 3 रुपीज। हाँ या ना? तो यहां पर हमें एज्यूम करना है देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का जो कॉस्ट है वो सेम है। अगर सेम होगा तो ही ये लॉ अप्लाई करेगा। गेटिंग इट एवरीवन? It is assumed that there is no change in the cost of production. A change in cost of production will affect the profit of the seller. इसकी वजह से क्या होगा? सेलर का प्रॉफिट, जैसा कि मैंने बताया पहले वो 15 रुपीज में 5 रुपीज अर्न कर लेता था, बट अब 18 रुपीज का भी बिक रहा है तो भी उसको 3 रुपीज ही मिल रहा है, तो उसका प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है। देयरफॉर लेस क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट द सेम प्राइस। तो क्या होगा? अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ गया तो वो ज्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी नहीं होगा, वो अभी भी कम ही बेचेगा। ठीक है। नंबर 2, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर कांस्टेंट का मतलब क्या हो रहा है? कांस्टेंट का मतलब है उसमें नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं है। किसमें? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो टेक्नोलॉजी आप पहले यूज कर रहे थे अभी भी वही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। क्यों ऐसा? क्योंकि टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से अगेन क्या चेंज हो सकता है? कॉस्ट चेंज हो सकता है, क्वालिटी चेंज हो सकती है। हाँ या ना? बेटर टेक्नोलॉजी अगर आ गई तो क्या होगा? कॉस्ट चेंज हो जाएगा। देखिए पहले मुंबई में रिक्शा ज्यादातर पेट्रोल पे चलते थे, कॉस्ट हाई हो जाता था तो लोगों का फेयर भी बढ़ जाता था। बट अब रिक्शा आप देखेंगे मोर देन 50% जो रिक्शाज हैं वो सीएनजी पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं? सीएनजी पे। जिसकी वजह से क्या हो गया? जो कॉस्ट है ट्रैवलिंग का वो कम हो गया। अब रिक्शा वालों को थोड़ा बहुत अर्निंग होता है बेटर देन बिफोर। हाँ या ना? तो यहां पर हमको क्या देखने को मिला? यहां पर हमको देखने को मिला कि अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए, है ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? इफेक्ट होता है सप्लाई के ऊपर। It is also assumed that technique of production does not change. Improved technique of production may lead to an increase in the production. अगर टेक्नोलॉजी आपकी ज्यादा अच्छी है, बेटर है, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन अगर ज्यादा हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगा? दिस इन टर्न में लीड टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई एट द सेम प्राइस। तो अगर आपने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो आपको प्राइस अच्छा नहीं मिल पाएगा, आप कम प्राइस पे आप ज्यादा सप्लाई करोगे। गेटिंग इट? पॉइंट नंबर 3, नो चेंज इन वेदर कंडीशन। अभी सप्लाई में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वेदर कंडीशन चेंज ना हो। इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द वेदर कंडीशन। नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एटसेट्रा मे डिक्रीज सप्लाई। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया या कोई भी ऐसा कोरोना जैसा महामारी आ गई, है ना, पेंडेमिक आ गया, एपिडेमिक आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा? सप्लाई इफेक्ट हो जाएगा। अच्छी खासी चीजें जो बिक रही थी वो बंद हो जाएंगी। तो यहां पर हम समझते हैं कि वेदर कंडीशन कैसा रहे? सेम रहे। नंबर 4, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट वो भी बदलना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अगर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर हो, प्लास्टिक बैग बनाते हो, और गवर्नमेंट ने बोल दिया आज से प्लास्टिक बैग बंद, तो क्या होगा? भले आपको ज्यादा प्राइस मिले तो भी आप सप्लाई कर पाओगे क्या? आंसर इज नो। ठीक है ना? So it is also assumed that government policies like taxation policy, trade policy, etc. remain unchanged. वो भी change नहीं होना चाहिए। नंबर 5, नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बदल गया तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बदल जाएगा या कॉस्ट ऑफ सप्लाई भी बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए। पहले जो पेट्रोल के प्राइस थे वो लगभग 92 93 तक मिल रहे थे, अब वो 92 का पेट्रोल आज 110 रुपीज तक मिल रहा है। तो जो व्यक्ति इसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो उसका कॉस्ट वो किस में ऐड करेगा? प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, है कि नहीं? और प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ा तो आपका प्रॉफिट कम होगा। तो यहां पर
लॉ काम करेगा नहीं। तो हम एज्यूम करेंगे देयर इज नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्रीजेस सप्लाई एट द सेम प्राइस। तो अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा है या बेटर है तो आपको और अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कम प्राइस में, जिसकी वजह से हमारा सप्लाई बदल भी सकता है। नंबर 6, प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। आप सप्लाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उसका प्राइस चेंज हो गया, तो भी आप जब सप्लाई करोगे तो ये रूल अप्लाई होगा नहीं। प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स आर एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। If they change, the law of supply may not hold true because producers may transfer resources to other products. तो अगर यहाँ पर प्राइस बदल गया तो प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, उसके पास जो रिसोर्सेस है वो दूसरे प्रोडक्ट में लगा सकता है। सही बात है। पॉइंट नंबर 7, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर स्पेकुलेशन को मना किया जा रहा है। The law also assumes that the seller do not expect future changes in the price of the product. Seller future changes में एस्पेक्ट ना रखे, नहीं तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो भी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, सपोज उसका प्राइस मिल रहा है 140 रुपीज, ठीक है, और उसका प्राइस कम हो गया, कितना हो गया, 130 हो गया, तो प्राइस कम हुआ, तो हमारा जो सप्लाई है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है। तो 140 पे से प्राइस 130 हो गया, तो हमारा सप्लाई भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन उल्टा हमको ऐसा कहीं से पता चला कि कल का जो प्राइस है ना, कल सीधा 100 रुपीज होने वाला है। कितना होने वाला है, 100, कभी फ्यूचर में, डे आफ्टर टुमारो। तो आप क्या करोगे, ये जो गिरा हुआ प्राइस है ना, इस पे ही ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, सप्लाई करोगे। तो यू विल स्टार्ट सेलिंग मोर, जबकि प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है। तो लॉ ने अप्लाई किया क्या, नहीं। तो हम एज्यूम करेंगे कि यहां पर जो हमारा सेलर है वो कोई स्पेक्यूलेशन नहीं रखता, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। सो लॉ ऑफ सप्लाई इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। तो ऊपर जो हमने एक शेड्यूल बनाया था, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और कर्व बनाया था, सेम कर्व हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज, एंड अकॉर्डिंगली सप्लाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या शो कर रही है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। और इसका कर्व कुछ इस तरीके से हम प्लॉट करके बनाएंगे, जो हमें अपवर्ड मूविंग सप्लाई कर्व प्रोवाइड करता है। सो ऑल एक्सप्लेनेशन विल रिमेन सेम। एट द एंड यहां पर आ गए एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जहां पर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन, अपवाद। तो पहला है सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर। अच्छा, यहां पर कुछ हद तक ये अप्लाई होता तो है, बट उसका एक लिमिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो लेबर था, पहले हम उसको 5000 रुपीज का पेमेंट देते थे, ठीक है ना। तो वो जो है, वो हमारे पास पार्ट टाइम जॉब करता था 5 आवर्स। कितना, 5 आवर्स। हमने बोला कि भाई हम आपको पेमेंट बढ़ा के दे रहे हैं 10,000। तो उसने बोला ठीक है, मैं और 2 आवर्स काम करने के लिए तैयार हूं यहाँ पे। वो 7 आवर्स का ड्यूटी देने लगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट, हमने उसका पेमेंट और बढ़ाया 15,000। तो उसने बोला ठीक है, मैं 9 आवर्स काम करूंगा। तो देखिए, जैसे जैसे पेमेंट बढ़ रहा है,
वो अपना सर्विस का सप्लाई बढ़ा रहा है या ना? तो प्रॉपर लॉ अप्लाई हो रहा है। आपने और पेमेंट बढ़ाया कि लो 20,000 हम देते हैं, बोला ठीक है साहब, मैं भी आज से 11 आवर्स का काम करूंगा, ठीक है ना? और 2 महीने के बाद आप खुश हो गए, अभी सीधा आपको 25,000 रुपीज पेमेंट है। लेकिन एक लिमिट होता है। लेबर क्या होगा, एक बार ऐसा थक जाएगा कि नहीं बस हो गया, बहुत काम कर लिया, अब मुझे फैमिली को भी टाइम देना है, मुझको यही काम नहीं करना है, ये काम मोनोटोनस है, ठीक है ना? तो अब क्या होगा, अब आपने ज्यादा पेमेंट दिया तो भी ये वर्कर क्या करेगा, 11 की जगह 10 आवर्स काम करेगा, ठीक है? तो पहले आप ऐसे जा रहे थे और अचानक टर्न हो गए, इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का लिमिट होता है ना काम करने का, 8 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, चलो बहुत आपने पैसा दिया तो वो 12 घंटे काम करेगा, लेकिन उसको आराम चाहिए, फैमिली को भी टाइम देना है, अदर सोशल एक्टिविटीज है, तो एक लिमिट आ जाता है। इसके बाद आप उसका पेमेंट बढ़ाओगे तो भी वो कम काम करेगा। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर सप्लाई ऑफ लेबर में हमारा लॉ काम करता नहीं है, क्या हो जाता है, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व हमको मिलता है। लेबर सप्लाई इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर टू वर्क एट अ गिवन वेज रेट, है ना? वर्कर एक वेज रेट पे काम करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड graphically by a supply curve. In the case of labor, as the wage rate rises, the supply of labor number of hours would increase. तो जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे आप पेमेंट बढ़ाओगे, वेज रेट बढ़ाओगे, वो ज्यादा घंटे काम करने लगेगा। सो सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, धीरे धीरे सप्लाई कर्व ऊपर जाएगा। सप्लाई ऑफ लेबर फॉल्स विथ अ फर्दर राइज इन वेज रेट एंड सप्लाई कर्व ऑफ लेबर बेंड्स बैकवर्ड। फिर एक ऐसा समय आ जाएगा जहां पर आप उसका पेमेंट बढ़ाओगे तो भी वो काम कम कर देगा, बिकॉज ही इज हैविंग सर्टन लिमिट्स। दिस इज बिकॉज द वर्कर वुड प्रेफर लेजर्स टू वर्क आफ्टर रिसीविंग हायर अमाउंट ऑफ वेजेस। क्योंकि एक उसका पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होता है कि मैं मेहनत कर रहा था ना, तो मेरे लिए सपोज 15,000 रुपीज मंथ का बहुत है, इससे ज्यादा अर्न करके मैं करूंगा भी क्या, ठीक है? Thus, after certain point, when wage rate rises, the supply of labor tends to fall. तो भले आप फिर वेज रेट बढ़ाओगे, लेकिन जो नंबर ऑफ आवर्स वो देता था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व इन द फॉलोइंग फिगर। तो आप देखिए यहां पर हमको डेटा दिया हुआ है, हम वेज रेट पे करते थे पर आवर के बेसिस पे। तो पर आवर 1 आवर का पहले हम 100 रुपीज देते थे, तो वो वर्कर काम कर रहा था कितना, आवर्स ऑफ वर्क पर डे, 1 डे में 5 आवर्स काम कर रहा था, तो टोटल पेमेंट उसको मिल रहा था 500। हमने उसका वेज रेट बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 200 कर दिया। अब वो 7 आवर्स काम करता है, उसको मिलता है 1400। हमने फिर और बाद में बढ़ा दिया, 300 रुपीज पर आवर कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, 600 आवर्स काम कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है मेरे लिए तो 1400 रुपये ही बहुत था। तो अभी क्या होता है, 300 × 6 कितना हो गया, 1800, ठीक है? तो यहां पर अगर हम इसको ग्राफिकल पॉइंट में कन्वर्ट करें, तो यहां पर देखो उसका वेज रेट दिया है और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ आवर्स दिया है। तो पहले पहले क्या हुआ, लॉ ने काम किया, अपवर्ड गया फ्रॉम 5 आवर्स टू 7 आवर्स, लेकिन और प्राइस बढ़ाने पे क्या हो गया, सप्लाई कम हो गया। मतलब हमको यहाँ पर दिखाई देता है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। कौन सा कर्व, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। In this figure, supply of labor hours of work is shown on x-axis and wage rate per hour is shown on the y-axis. The curve SAS represent backward bending supply curve of labor. तो ये जो curve हमको मिला SAS, ये backward bending supply curve है। Initially, when the wage rate is rupees 100 per hour, the hours of work is 5. The total amount of wage received is rupees 500.
तो हमको इस टेबल को एक्सप्लेन करना है। When wage rate rises from 100 to 200, जब हमने wages बढ़ाया, hours of work will also rise from 5 hours to 7 hours, and total amount of wages would also arise from 500 to 1400. At this point, laborer enjoys the highest amount, that is 1400, and works for 7 hours. उसको maximum amount जितना मिल सकता था उतना मिल रहा था, तो वो 7 hours काम कर रहे हैं। If wage rate rises further from 200 to 300, आपने प्राइस बढ़ा दिया तो क्या होगा, total amount of wages may rise, but the laborer will prefer leisure time and denies the work for extra hours. उसके सेटिस्फेक्शन का या उसके काम चलाने भर जितना पैसा आना था, उसको लगा इतने में तो मेरा महीने का खर्चा चला जाएगा, सेविंग भी हो जाएगा, तो मैं एक्स्ट्रा वर्क करने से अच्छा मैं थोड़ा आराम करूं। Thus he is ready to work for only 6 hours. At the point A, the supply curve bends backward, which becomes an exception to the law of supply. तो ये क्या बन जाता है, ये law of supply का एक exception बन जाता है। तो हमने यहाँ पर आज देखा बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है अलॉन्ग विथ शेड्यूल एंड ग्राफ। ठीक है, सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ सम सॉर्ट ऑफ मेनी मोर एक्सेप्शन। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।